नमस्कार। विवाद विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद। आज कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी की, उसे आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। कल एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। पहला तो ईडी को लेकर उसकी टिप्पणी हुई कि बदला लेने जैसा कोई काम न करे ईडी। ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा है एक अन्य मामले में। और एक दूसरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की कि मामलों में फोकस गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर नहीं होना चाहिए, बल्कि गिरफ्तारी के कारणों की योग्यता पर। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसे ही आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर कल में, तो ये आपको जानकारी देते, कल खबर जैसे आई थी, हमने चर्चा की, वहां छापेमारी की गई और कल ही उसके संस्थापक और प्रथम संपादक तथा जो एचआरए हेड होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 46 लोगों से पूछताछ हुई, उनके यहाँ छापेमारी हुई, उनके लैपटॉप, उनके टेलीफोन, उनके गैजेट्स बहुत सारे जब्त किए गए, जिसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार, जो स्वतंत्र पत्रकार, जो विभिन्न न्यूज पोर्टलों पर या अखबारों में या चैनलों में जाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। अनेक प्रसिद्ध पत्रकार उसमें हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। इसमें जो घटना विकास क्रम है उसमें बहुत पुनः यह याद दिलाना पड़ता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को हमने कहा कि बदला लेने जैसी कोई कार्रवाई न हो। और अभी विगत कल जब न्यूज़ क्लिप पर छापेमारी की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि हो सकता है कि ईडी ने या पुलिस ने कानून सम्मत कार्रवाई की हो, लेकिन संदेश जो गया, इसकी टाइमिंग को लेकर और अन्य बातों को लेकर जो संदेश हो यह गया, यह पूरी कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। और मीडिया में व्यक्त उन बातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिसे असहमति के स्वर कहा जाता है। यह आरोप वर्तमान केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के ऊपर है कि उन्हें असहमति के स्वर बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार नहीं है। यह स्थिति चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीड़ा यह होती है, बता दो कि आज जो सत्ता में शामिल है, जो सत्तारूढ़ है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया था, सड़कों पर निकले थे। और जयप्रकाश आंदोलन में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी अगर किसी की थी तो इन लोगों की थी। वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, तब जनसंघ हुआ करती थी, इन लोगों ने किया था। तानाशाही प्रवृत्ति, इंदिरा गांधी की कथित तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। जयपुर बता दो, यहां पर उद्धृत करना जरूरी होगा नई पीढ़ी के लिए। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन के रूप में जो विख्यात हुआ, वो आंदोलन जो कहा गया था कि इंदिरा गांधी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन था, यहां यह बताना समीचीन होगा। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को बेटी मानते थे, ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को जयप्रकाश नारायण बेटी मानते थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगे, तानाशाही के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू कर दिया पूरे देश में, जयप्रकाश नारायण लोकहित को चुना, जनता को चुना, उन्होंने जनता का साथ दिया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, सफलतापूर्वक आंदोलन किया। सफलता से मेरा आशा है कि उसके बाद जो चुनाव हुए
1977 में कांग्रेस सत्ता से उखड़, सत्ता से बाहर हुए, स्वयं इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा था। यह देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पीड़ा दुख इसलिए होता है कि जिन लोगों ने, जैसा मैंने कहा, यह दोहराना होगा, जयप्रकाश आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके नेतृत्व में आगे रहे, इंदिरा के कथित कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ आज वो लोग सत्ता में हैं, और जब वे ऐसा आचरण करते हैं जिससे संदेश यह जाता है कि आज बदले की भावना से विपक्ष को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो दुख होता है। मुझे याद है नानाजी देशमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने जयप्रकाश नारायण की बल्कि जान बचाई थी। आज पटना का जो चौराहा, जो जयप्रकाश चौराहा कहते हैं, इनका प्रेस भवन के सामने में जब एक मोर्चा को लीड के नेतृत्व प्रदान करते जयप्रकाश नारायण, उन पर पुलिस ने बाद में पता लगा कि बिल्कुल पहले से बनाई गई एक रणनीति के तहत उन पर एक लाठी से वार किया था, और अगर नानाजी देशमुख अपने वो लाठी को हाथों पर नहीं ले लिया तो उनका हाथ टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, तो जयप्रकाश नारायण के संभवतः वहां मौत हो जाती। तब यह चर्चा हुई थी कि क्या जयप्रकाश नारायण की हत्या की साजिश रची गई थी। उन दिनों समाचार पत्रों में, इसकी पत्रिकाओं में इसकी चर्चा हुई थी। आज वे लोग, आज नानाजी देशमुख को याद करता हूं मैं, वो जयप्रकाश आंदोलन के समय के उसके पास आरएसएस के अगली पंक्ति के नेता रहे नानाजी देशमुख। उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाते हुए जयप्रकाश आंदोलन में हिस्सा लिया था, सफलतापूर्वक हिस्सा लिया था। आज भी लोग याद करते हैं वह युवा वर्ग जो जयप्रकाश आंदोलन का हिस्सा बना था आगे बढ़ करके, वो नानाजी देशमुख को भूल नहीं सकता। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ रही है कि बदला लेने जैसा कोई काम नहीं हो। न्यूज क्लिक पर कल छापेमारी हुई, अब गिरफ्तारियां भी हो गई। कहा जाता है, जैसे मैंने कल आशंका व्यक्त की थी, यूं तो करेगी नहीं, कुछ आधार बनेगा। कई धाराएं लगाई गई हैं जिसमें आतंकवाद विरोधी भी धारा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लेकिन उसके जो संस्थापक हैं वो इन सब आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, जांच परिणाम क्या आते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वह यह कि ऐसा आखिर क्यों, ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है जिससे लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है। यह सत्तारूढ़ पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए चिंतन का विषय है कि आखिर लोगों के बीच यह भावना क्यों घर कर रही है कि आज सत्ता पक्ष असहमति के स्वर को दबा रहा है, अर्थात अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बल्कि सीधे सीधे कहें तो आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी अभी खबर आई, जैसे कल सुबह खबर आई थी, मैंने चर्चा कर, अभी खबर आई है, आम आदमी पार्टी के सांसद, प्रखर प्रवक्ता, जो संसद के अंदर भी मुखर रहते हैं, युवा नेता, युवा सांसद संजय सिंह के घर ईडी छापा मार रही है। आज अभी की बात है। यह क्या हो रहा है, यह क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अनेक मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों जिससे आम जनता कोई मतलब नहीं था, लोगों को भरमाया गया, भटकाया गया, धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की गई, विभाजन की रेखा खींची गई, जाति पात के नाम पर वो सिलसिला शुरू हुआ। जातीय जनगणना की मांग विभिन्न राजनीतिक दल उठा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने करवा के उसको सार्वजनिक भी कर दिया और उसके आधार पर वो मांग शुरू हो गई कि सत्ता में हिस्सेदारी या जिम्मेदारी, विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी जो वंचित, दलित, गुर्बत है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो बहुसंख्यक है, उसे दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया
कि देश में जो 90 सचिव हैं उसमें मात्र 3 ओबीसी के हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के। ये सब बातें अब शुरू हुए एक तरफ, अब धर्म से हट करके अब आ गया ये जाति पाति। ये ठीक है कि यह लोकतंत्र की इस लड़ाई में अपने अपने दावे होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं। जातिगत आधारित जनगणना के ऊपर अब प्रधानमंत्री ने रुख बदला है और उन्होंने अब यह कह दिया कि सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग तो गरीब है। ध्यान रखिए, पहले हिंदू और अल्पसंख्यक संप्रदाय की बात हुई थी, क्योंकि यह था कि 80% हिंदू है देश में, अगर उसके 50% भी हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है तो वह कब तक राज करेंगे कोई कहा नहीं सकता, हमेशा राज कर सकते हैं। उन्होंने जैसे घोषणा की कि अगले 50 वर्षों तक हम शासन करेंगे, वो सब बहुत था। लेकिन जब उसमें एक जाति वर्ग के नाम पर जब विभाजन की बात आ गई, मतलब वह जो हिंदू वर्ग बड़ा था उसमें जब अलग अलग प्रकोष्ठ पैदा किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है और अन्य राज्यों में भी मांग शुरू हो चुकी है, तो इससे विचलित होकर यह ठीक है कि बहुत अच्छा पांसा फेंका हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा वंचित वर्ग तो गरीब है। मतलब अब पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा। अगड़े पिछड़े की लड़ाई होती थी, किसी जमाने में मंडल का मंडल की लड़ाई हुई, फिर अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो, अब पिछड़ा बनाम पिछड़ा। अब यह लड़ाई होने जा रही है, आखिर विश्व गुरु के पद पर आसीन होने का दावा करने वाला भारत इन किन विवादों में जा रहा है। विकास के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, जनहितकारी कार्यक्रम सब बलाए तार और चर्चा धर्म संप्रदाय की, जाति वर्ग की। इस स्थिति से बचना होगा और सबसे जो आवश्यक है, जैसे इस मामले में जो न्यूज क्लिक के ऊपर जो छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, वो कानून सम्मत कार्रवाई करती है। बिल्कुल, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं और होना भी यही चाहिए। लेकिन यह व्यवहार के स्तर पर ईमानदारी पूर्वक हो, यह उन जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है। क्योंकि जैसा मैंने बार बार दोहरा रहा हूं कि सारे कार्रवाइयां कानून सम्मत हो सकती हैं, लेकिन संदेश यह जा रहा है कि बदले की भावना से असहमति के स्वर को दबाने के लिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, यह नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसा लोकतंत्र जिसकी सफलता को देख करके पूरा विश्व चकित है, बल्कि ईर्ष्या करता है लोकतांत्रिक भारत के नाम पर। आज वहां अगर अपने लोगों के खिलाफ अपनी जांच एजेंसियां, अपनी सरकार, अपनी निर्वाचित सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है, या जिस प्रकार के ये संदेश जाता है, फिर दोहरा दो कि संदेश यही जा रहा है कि यह सब कुछ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा होता है तो फिर यह दोहराना ही होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। और जनता जब करवट लेती है तो सड़कों पर आती है, और तब क्या होता है इतिहास के हालिया पन्नों को ढूंढ करके देख लें। जो जनता सब कुछ बर्दाश्त करेगी, वो कभी भूखे पेट भी रह जाएगी, महंगाई के बारे में सह लेगी, बेरोजगारी के बाद सह लेगी, लेकिन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो कार्रवाइयां हुई और आज जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद के खिलाफ आज हो रही है, इन सबों से संदेश यही जा रहा है कि वर्तमान सरकार अर्थात मोदी सरकार को असहमति के स्वर स्वीकार नहीं है और वह ऐसे स्वरों को कुचलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
यह आत्मघाती सिद्ध होगा, प्रति उत्पादक सिद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, मोदी के सलाहकार इस बात को समझ ले। यह एक आम नागरिक की हैसियत से मेरे द्वारा व्यक्त विचार है। लोगों के बीच जो सुनता हूं, लोगों के विचारों से जो अवगत होता हूं, आम आदमी, सड़क पर आदमी, चलता हुआ आदमी जब इस तरह के विचार व्यक्त करता है तो इसकी जानकारी सत्ताधारियों को होना जरूरी है। क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि अंधभक्तों या चाटुकारों का एक ऐसा दल तैयार हो गया, वर्ग तैयार हो गया, जो स्वयं शासकों के पास सच्चाई को पहुंचने नहीं देते। वे सच्चाई से अनभिज्ञ रहते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी कभी हास्यास्पद बयान आ जाते हैं या कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसका संदेश यह होता है कि हमारे देश में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, असहमति के स्वर बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी, उससे जुड़े लोगों पर छापामारी, पूछताछ और गिरफ्तारी। और अब संजय सिंह को मैं फिर उद्धृत करना चाहूंगा। सभी जानते हैं वो तेज तर्रार युवा सांसद, जिसकी मुखरता के प्रशंसक उनके पार्टी के आलोचक भी हैं, आज उनके यहां पूछताछ सुबह से हो रही है। परिणाम पता नहीं अभी क्या आ गया, लेकिन सुबह से इकट्ठा किया। अगर ऐसी घटनाएं घटित होती रही तब जो दावे हमारे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, विश्व गुरु होने का दावा, सर्वशक्तिमान होने का दावा और विकासशील देश की जगह विकसित भारत होने का दावा, वो सभी धरा का धरा रह जाएगा और इतिहास उन्हें कहीं इंदिरा गांधी के समकक्ष मानकर उस इंदिरा गांधी के जो आपातकाल के दौरान जो उन्होंने घोर लोकतंत्र विरोधी का कदम उठाया था, कहीं उनके समकक्ष मानकर इतिहास के उसी अध्याय में हमारे वर्तमान शासकों का नाम शामिल न कर दिया जाए। इस स्थिति से बचना चाहिए। रणनीतिकार और सलाहकार जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के हैं, वह इस पर चिंतन मनन करें और सही जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को सचेत करें। यही आग्रह आज पूरे देश की जन। अंत में इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आरोप अभी भी कायम है कि आखिर ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही क्यों, या आम जनता पूछ रही है कि क्या विपक्ष में ही सारे इस प्रकार के कथित अपराधी मौजूद हैं? संजय सिंह हो या अन्य कोई, ये पत्रकार हो या अन्य कोई नेता हो, सत्ता पक्ष की ओर, सत्ता पक्ष पर हाथ डालने से अगर जांच एजेंसियां कतरा जाती हैं, आंखें मूंद लेती हैं, मुंह मोड़ लेती हैं, तो फिर जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, कानून सम्मत कार्रवाई करती है, उस पर सवाल खड़े होंगे। यह सिर्फ जांच एजेंसियों की निष्पक्षता का मामला नहीं है। उनके जो भी कदम होते हैं, जो भी कार्रवाइयां होती है, उसका सीधा असर केंद्र सरकार पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है, सत्ताधारियों पर पड़ता है। जनता की अदालत में उन्हें खड़ा किया जाता है। इसलिए भी जरूरी है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सलाहकारों और रणनीतिकारों को कि वे पहले सत्य से अवगत होकर ही कोई निर्णय ले और कोई कदम उठाए। अन्यथा अनजाने में ही आपके द्वारा उठाए गए कदम जब प्रति उत्पादक सिद्ध होना शुरू होंगे तो फिर हमारे विश्व गुरु होने का स्वप्न धरा का धरा रह जाएगा। सर्वशक्तिमान बनने का स्वप्न धरा का धरा रह जाएगा। विकसित भारत के रूप में स्थापित होने का स्वप्न धरा का धरा रह जाएगा।